अगस्त की शुरुआत में एक आरटीआई लगाई गई। अभिजीत दीपके की पढ़ाई का खर्च मांगा गया उनके पापा से। जवाब में कहा गया कि किसी शख्स की पढ़ाई के खर्च पर आरटीआई लगाने के बजाय पीएम केयर्स फंड का हिसाब मांगिए। कहा गया कि पैसा कहां से आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, ये तो सबको पता होना चाहिए। तो अब इन सवालों के जवाब मिल गए हैं और आरटीआई से नहीं, पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट से ही मिले हैं। और जवाब जैसा आया है, अपने घर वालों की एक बात मानने पर आप भी मजबूर हो जाएंगे। और वो बात यह है कि पैसा फिक्स डिपॉजिट में ही लगाइए। 475 करोड़ रुपए सिर्फ एफडी का ब्याज आया है। तो कुल फंड कितना है पीएम केयर्स फंड में, खर्च कितना हुआ और कब तक का हिसाब मिला है, सब बताएंगे। टटोल तो सरकारें भी रही हैं और इस नतीजे पर पहुंचने लगी हैं कि छात्रों से बहस, जिंदगी तहस नहस। इसीलिए तो पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। प्रोटेस्ट के हाथ गर्दन तक पहुंचते उसके पहले ही गर्दन बचाने के आयोजन शुरू हो गए। TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो क्या प्रोटेस्ट खत्म माना जाए? और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट का क्या? कौन पिटा, किसने पीटा, सादे कपड़ों में पुलिस क्यों घूम रही थी और किसकी लाठी में लगी थी कील? चेहरा पहचानने वाले कैमरा पर क्या कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट में सबका हिसाब अब हो रहा है। आज इन्हीं सब खबरों की परतें उधेड़ेंगे। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा है? 2 साल की देरी ही सही, आज वो भी मालूम हो गया। पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक अकाउंट में 8,452 करोड़ रुपए मौजूद थे। 2022-23 के बाद से अपनी वित्तीय रिपोर्ट अपलोड न करने के बाद पीएम केयर्स फंड ने 2023-24 और 24-25 के ऑडिट किए गए रिकॉर्ड सामने रख दिए हैं। पहले इस फंड का एक बड़ा हिस्सा नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता था, जहां ब्याज की दर जाहिर है कम होती है। इस स्थिति में सुधार करते हुए अब फंड का बड़ा हिस्सा यानी 6,641 करोड़ रुपए सुरक्षित फंड डिपॉजिट में जमा कर दिया गया है। एफडी में पैसे लगाने के इस फैसले से केवल ब्याज के रूप में ही 475 करोड़ रुपए खाते में आ गए हैं। 2024-25 में फंड को करीब 480 करोड़ रुपए का घरेलू दान मिला। घरेलू दान यानी भारत से, डोमेस्टिक दान, जो पिछले साल के मुकाबले 30% कम है। जबकि विदेशी चंदा 18% गिरावट के साथ 92.8 लाख, करीब 93 लाख रुपए हो गया। साल 2024-25 में कुल आय यानी कि दान, ब्याज और रिफंड मिलाकर के करीब 1,279 करोड़ रुपए मिले। इसमें से सिर्फ 87 लाख रुपए यानी करीब 0.1% ही खर्च किए गए। मार्च 2020 में पीएम केयर्स फंड बनाया गया था। मकसद था कोविड-19 जैसी आपात स्थितियों और आपदाओं से निपटना। पहले 3 साल में फंड में करीब 13,000 करोड़ रुपए जमा हुए थे। लगभग 3,000 करोड़ रुपए अकेले पहले हफ्ते में जुटाए गए थे। द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2020 से मार्च 2025 तक फंड ने अपनी कुल कमाई का 5वां हिस्सा भी खर्च नहीं किया। सूचना के अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाली अंजलि भारद्वाज ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी रकम बिना इस्तेमाल के क्यों रखी गई है। उनका आरोप है कि रिपोर्ट के साथ दिए जाने वाले ज़रूरी नोट्स भी अपलोड नहीं किए गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसमें कंपनियों के CSR फंड और सरकारी कर्मचारियों के वेतन से आया जनता का पैसा लगा है। फिर भी सरकार इसे RTI के तहत सार्वजनिक संस्था नहीं मानती। फिलवक्त पीएम केयर्स फंड संसद की जांच, RTI और CAG की ऑडिट से बाहर है। वैसे इस सरकारी जानकारी पर भी अब सवाल जवाब शुरू हो गए हैं। सवाल जवाब चलते रहेंगे। हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि आए दिन किसी न किसी राज्य से प्रोटेस्ट की खबर आ जाती है, छात्र प्रोटेस्ट की। दिल्ली और रांची के बाद आज पटना में प्रदर्शन शुरू हुआ। मांग वही, 1 अदद नौकरी की। आज सुबह शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग पहुंच गए। दिल्ली और रांची की देखा देखी, दिलीप कुमार की अगुवाई में हजारों अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन करने जुटे। इनकी मांग थी कि जुलाई में शिक्षक भर्ती को लेकर किए गए वादे को सरकार तुरंत पूरा करे। उन्होंने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की मांग भी कर डाली। चेतावनी दी कि अगर 5 दिन के भीतर भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आया तो बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। लेकिन छात्रों के ताप से फिलहाल कोई झुलसना नहीं चाह रहा है। प्रदर्शन शुरू होने के कुछ ही घंटे बाद BPSC ने शिक्षक भर्ती के 4थे चरण यानी TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस भर्ती के जरिए बिहार के शिक्षा विभाग में 32,388 शिक्षकों की नौकरी लगेगी।
नोटिफिकेशन आने के बाद गर्दनी बाग में प्रदर्शन का माहौल कुछ शांत हुआ, लेकिन अभ्यर्थियों ने कहा कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वे भर्ती के नियमों और प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी मांग है कि परीक्षा एक ही चरण में कराई जाए, बीएसएससी की भर्तियों में संविदा सेवा का वेटेज हटाया जाए और करीब 18 साल से अटकी लाइब्रेरियन भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी की जाए। अच्छी बात है कि छात्रों की बड़ी मांग भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उम्मीद है बाकी मसलों का भी जल्दी संज्ञान और समाधान होगा, क्योंकि जब हल नहीं निकलता तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना भी पड़ता है, जैसा दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस इस समय दे रही है। 20 जुलाई के दिन दिल्ली में आखिर हुआ क्या था? लहूलुहान छात्रों की विचलित करने वाली तस्वीरें देखी। पुलिस की लाठियों से बेसुध होकर के सड़क पर पड़े गिरे हुए प्रदर्शनकारी दिखे, निहत्थे लोगों के शरीर में धंसे पैलेट गन के छर्रे दिखे और पुलिस वालों के सिर से बहता हुआ खून भी दिखा। वो भी एक तस्वीर है, लेकिन तस्वीरों से ये साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर पीड़ित कौन है और कानून किसने तोड़ा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों की जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने का आदेश दिया है। ये कमेटी जांच करेगी कि क्या पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया, क्या पुलिस वालों के साथ भी हिंसा हुई, जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। कमेटी में कौन कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज, किसी राज्य के हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और एक वरिष्ठ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी। कमेटी समय समय पर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी, उसी के आधार पर कोर्ट आगे के इंस्ट्रक्शंस देगा। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि कमेटी को काम करने के लिए जरूरी सभी सुविधाएं दी जाएंगी। हमें पूरा भरोसा है कि जो भी पीड़ित अपनी शिकायत लेकर कमेटी के पास आएगा, कमेटी उसकी बात सुनेगी और उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका देगी। हम कमेटी की सिफारिशों का इंतजार करेंगे और अगर जांच में कोई भी जिम्मेदार पाया जाता है तो उसके खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कहा कि कमेटी को लेकर के अंतिम आदेश बुधवार को जारी किया जाएगा। इसके पहले मामले से जुड़े पक्षकारों और याचिकाकर्ताओं से सुझाव लिए जाएंगे कि कमेटी में किन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, वो नाम कौन से होने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के समय की सीसीटीवी फुटेज भी इस कमेटी को सौंपी जाएगी। कमेटी ये फुटेज को देखेगी और प्रदर्शन के दौरान सामने आए आरोपों की भी जांच करेगी। खासतौर पर महिला प्रदर्शनकारियों की शिकायतों और आरोपों को भी कमेटी देखेगी। कुछ महिलाओं ने दिल्ली और देश के दूसरे इलाकों में हुए प्रदर्शनों के दौरान खुद को निशाना बनाए जाने की शिकायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज पुलिस केसों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने ऐसे मामलों के बारे में भी पूछा है जिन्हें खत्म किया जाना है। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि कोर्ट ने ऐसे संकेत भी दिए कि जरूरत पड़ी तो वो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जो भी जिम्मेदार होगा उसका न कोई बहाना चलेगा, न कोई सफाई। मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और जांच को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता से कहा कि यहाँ छात्रों की जिंदगी और उनका भविष्य दांव पर है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, इन छात्रों का पूरा भविष्य उनके सामने है और संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत छात्रों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। कोर्ट ने ये बात तब कही जब एक याचिकाकर्ता अड़ गए कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस तब तक बंद नहीं होने चाहिए जब तक कि वो माफी ना मांगे। तब कोर्ट ने कहा कि मामले को सिर्फ इस नजरिए से नहीं देखा जा सकता, छात्रों का भविष्य भी देखना होगा और विरोध करने के उनके संवैधानिक अधिकार को भी ध्यान में रखना होगा। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया और 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जो बल प्रयोग किया उसे उचित ठहराया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में भीड़ के कुछ हिस्सों ने कई बैरिकेड तोड़ दिए और संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद हालात बिगड़ गए और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। संसद मार्च के दौरान पुलिस ने एक्सेस फोर्स, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। ये एक ऐसा आरोप है जिसकी वजह से संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। पूरे विपक्ष ने सरकार पर एक तरह से चढ़ाई की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ अलग मोर्चा खोला हुआ है। राहुल तो पैलेट गन से घायल हुए लोगों को लेकर के मीडिया के सामने भी आ गए और सरकार इन आरोपों को अब तक खारिज करती रही है। पुलिस के मुताबिक 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हालात संभालने के लिए करीब 5000 पुलिसकर्मी लगाए गए थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या 30,000 से ज़्यादा थी। ये भीड़ करीब
3 किलोमीटर के इलाके में फैली हुई थी। पुलिस का कहना है कि जब भीड़ पूरी तरह बेकाबू हो गई तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और झड़प शुरू हो गई और इसमें दोनों तरफ के लोग घायल हुए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि 240 से ज़्यादा पुलिस और सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, जबकि करीब 200 आम लोग और प्रदर्शनकारी घायल हुए। गौर कीजिएगा, पुलिस ने अपने जवाब में दावा किया है कि प्रदर्शनकारियों से ज़्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर भीड़ को देखते हुए अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप सही नहीं है। एक और अहम बात पुलिस ने अपने हलफनामे में कही, उसके मुताबिक संसद मार्च की इजाज़त नहीं दी गई थी, इसलिए संसद की ओर बढ़ने की कोशिश करना गैर कानूनी था। पुलिस ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश किए गए सबूतों पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि कोर्ट में चुनिंदा तस्वीरें, अधूरे वीडियो और बिना पुष्टि किए हुए मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन चीज़ों से पूरी तस्वीर सामने नहीं आती और पुलिस अधिकारियों की ओर से की गई कानूनी कार्रवाई दिखाई नहीं देती। लेकिन इस सब के बीच दिल्ली पुलिस पर जो सबसे बड़ा आरोप लगा, कील लगी हुई लाठियों से प्रदर्शनकारियों को पीटने का, उस पर पुलिस ने बड़ा पलटवार किया है। हलफनामे में लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि वीडियो में ऐसा सिर्फ एक मामला दिखाई देता है, लेकिन वो लाठी पुलिसकर्मी के हाथ में नहीं बल्कि एक प्रदर्शनकारी के हाथ में थी। लेकिन इस आरोप में भी पुलिस ने एक ट्विस्ट डाल दिया है। पुलिस का कहना है कि वो लाठी भी नहीं बल्कि एक डंडा था जिस पर देश का झंडा लगा हुआ था। पुलिस ने अपने हलफनामे में आखिर में कहा कि हिंसा को नियंत्रित करने के लिए जो भी कदम उठाए गए वो तय नियमों के मुताबिक ही थे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर फिर भी बनता है, सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाले सादे कपड़ों में क्यों थे? और पुलिस वाले सादे कपड़ों में सिर्फ मौजूद नहीं थे, सादे कपड़ों में लाठियां भी भांज रहे थे। हमारे साथी अभिलाष को भी एक ऐसे ही पुलिस वाले ने लाठी मारी थी जबकि वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान कुछ पुलिस वालों को सादे कपड़ों में तैनात किया गया था। इसका मकसद भीड़ को कंट्रोल करना और प्रदर्शन के दौरान किसी को परेशान किया जा रहा हो तो उसकी तुरंत मदद करना था। पुलिस ने कहा है कि बड़े जुलूसों, प्रदर्शनों, गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त, किसी भी बड़े जमावड़े में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती होती ही है। दुनिया भर में ऐसा होता है, ये पुलिस की सामान्य व्यवस्था का हिस्सा है। इन पुलिसकर्मियों का काम भीड़ में मौजूद असामाजिक तत्वों और किसी आपराधिक गतिविधि पर नजर रखना होता है। इन सादे कपड़े वाले पुलिसकर्मियों को स्पॉटर्स कहा जाता है। पुलिस के मुताबिक ये स्पॉटर्स भीड़ में प्रदर्शनकारियों के बीच मिल जाते हैं ताकि असामाजिक तत्व या अपराधी उन्हें पहचान ना सकें। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर भी सफाई दी है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन की जगह पर चेहरे पहचानने वाली तकनीक का इस्तेमाल हर प्रदर्शनकारी की पहचान करने के लिए नहीं किया गया था। इसका मकसद सिर्फ ऐसे लोगों को पहचानना और उनका रिकॉर्ड देखना था जिनका पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वैसे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान AK-47 भी चली थी। दिल्ली में नहीं, बिहार के सिवान में, आपको याद होगा, एक पुलिस वाले ने AK-47 से फायर कर दिया था। सिवान में प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग क्यों हुई? बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसका पूरा घटनाक्रम अब बताया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान सिवान में तैनात पुलिस बल हालात संभालने के लिए कम पड़ गया था, इसलिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को बुलाया गया। इसी दौरान जेपी चौक के पास एक कांस्टेबल भीड़ में फंस गया। खुद को भीड़ के बीच घिरा देख करके उसने अपनी AK-47 से हवा में 4 गोलियां चला दी। पुलिस का कहना है कि इन गोलियों से कोई घायल नहीं हुआ, ये बस हवाई फायरिंग थी। इसी दौरान एक और घटना हुई। सिवान में हाथी चौक के पास एक ASI ने भीड़ को हटाने के लिए 9mm पिस्टल से 2 राउंड फायर किए। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों को मामूली चोट लगी, लेकिन बिहार सरकार की सफाई है कि इन तीनों को AK-47 से गोली नहीं लगी थी और AK-47 चलने के वक्त वो उस जगह मौजूद भी नहीं थे। सरकार ने यह भी कहा कि AK-47 कानून व्यवस्था संभालने के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान्य हथियार नहीं है। इसका इस्तेमाल खास ऑपरेशंस में किया जाता है। पूरे मामले में बैलिस्टिक जांच जारी है, जिससे पता लगाया जा रहा है कि गोली किस हथियार से चली, कितनी दूरी से चली, किस एंगल से फायर हुई। पटना और दिल्ली के प्रदर्शनों के बाद रांची प्रोटेस्ट की भी बात कर लेते हैं। कल झारखंड सरकार ने आखिरकार CGL परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया। छात्रों की एक बड़ी मांग थी। इसके बाद झारखंड सरकार के मंत्री धरना स्थल पहुंचे, जयपाल मुंडा स्टेडियम में। वहां देवेंद्र नाथ महतो का अनशन खत्म कराया। JLKM फ्रंट के लोगों ने अनशन खत्म कर दिया है, पर धरना अब भी जारी है। लेकिन प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने अब तक अनशन अभी खत्म नहीं किया है। रुपेश कुमार पाल और सबिता कुमारी 15 दिन बाद भी भूख हड़ताल पर हैं। इनकी मांग है कि पेपर लीक के मामलों की जांच
सीबीआई से कराई जानी चाहिए सीबीआई जांच की मांग और सीजीएल को रद्द करना। ये दो प्रमुख मांगें ऐसी थीं जिन पर सरकार मान नहीं रही थी। सीजीएल सरकार ने कल रद्द कर दिया। सीबीआई जांच को लेकर के खींचतान अभी जारी है, लेकिन सीजीएल रद्द होने के बाद अब वो लोग परेशान हैं जिनकी नौकरी पहले लग गई थी। हजारों की संख्या में लोगों का भविष्य अब अनिश्चित हो गया है। देखिए, 17 अगस्त की देर शाम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट की मीटिंग के बाद जब मीडिया को ब्रीफ करते हैं तब वो इस बात का अनाउंसमेंट करते हैं कि जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है उसे रद्द किया जा रहा है। साथ ही साथ और भी तमाम अनाउंसमेंट करते हैं जिसमें टीडीपीएल ने जितनी भी परीक्षाएं ली हैं उन्हें रद्द करने की वो बात कहते हैं। इन सब के बीच जैसे ही अनाउंसमेंट होता है तो 1900 से ज़्यादा वो कर्मचारी, वो सरकारी कर्मचारी जो जेएसएससी सीजीएल की भर्ती प्रक्रिया के तहत नौकरी कर रहे थे, एएसओ बीएसओ के पद पर जो तमाम जेएसएससी सीजीएल में वैकेंसी निकली थी उसमें वो लोग नौकरी कर रहे थे, वो अचानक से एकदम 1900 से ज़्यादा जो कैंडिडेट थे वो भावुक हो गए। और हमने देखा कि वो वहाँ पर जहाँ पर वो जॉब करते हैं उसी भवन में बैठ गए, प्रोटेस्ट करने लगे। एक बार गुस्सा भी उनके चेहरे पर नज़र आया, एक बार बेबसी भी नज़र आई। उन स्टूडेंट्स का कहना था कि इसमें हमारी क्या गलती है, हमने तो एग्ज़ाम सही तरीके से पास किया था और उसके बाद ज्वाइनिंग ली थी। सरकार को उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो धांधली के तहत जेएसएससी सीजीएल में उन्होंने एग्ज़ाम पास किया था। इससे पहले जब प्रोटेस्ट चल रहा था तब हमारी सेलेक्टेड कैंडिडेट से बात हुई थी जो वर्तमान में एएसओ बीएसओ के पद पर थे, जो कि कल के बाद अब नहीं रहे। तब हमने उनसे जब बात की, वो अपना पक्ष रखना चाहते थे लेकिन कैमरे पर नहीं आना चाहते थे। उनका कहना था कि चूंकि हम सरकारी मुलाजिम हैं तो हम कैमरे के सामने आकर अपनी बात नहीं रख पाएंगे। उनका तर्क ये था कि सरकार को जो झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज़ रखने को कहा था, उस आदेश में साफ तौर पर यह लिखा है कि आपको 6 महीने के अंदर इस पूरे मामले की जांच करानी है। जो सीआईडी जांच कर रही थी वो 6 महीने की मियाद जून में ख़त्म हो गई थी, 3 जून को। उसके बाद क्या करना था, उस जांच में जो लोग कल्प्रेट थे यानी धांधली के जरिए जो लोग आए थे उनको आइडेंटिफाई करके सिस्टम से बाहर करना था और उनके खिलाफ एक्शन लेना था। लेकिन सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को ना मानते हुए पूरी परीक्षा को ही अब रद्द कर दिया है। एक पेपर रद्द होता है तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं जाती, किसी की सालों की मेहनत, उम्मीद, नौकरी का सपना भी रद्द होता है। और जब पेपर लीक होता है तो ईमानदारी से तैयारी करने वाला वो छात्र पीछे छूट जाता है जिसकी जगह किसी नकलची को मिल सकती है या पेपर खरीदने वाले को नौकरी मिल सकती है। तो एक तरफ मेहनत करने वाले लड़के लड़कियां उम्र और मौके खोते हैं और दूसरी ओर सिस्टम पर उसका भरोसा टूटता है। पेपर लीक और भर्ती रद्द होने के बीच सबसे ज़्यादा पिसता है छात्र जिसने बस ईमानदारी से अपनी बारी का इंतज़ार किया था। उम्मीद है ये अब तक नहीं तो कम से कम इन छात्रों के आंदोलनों से ये तस्वीर अब थोड़ी बदलेगी। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, अब बारी है सुर्खियों की। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी किसने की, पता लगाने के लिए बनी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी है। चढ़ावा चोरी की बात खुलने के बाद से 2 नाम चर्चा में थे, ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा। पहल खबर आई कि दोनों को एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है, लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अनिल मिश्रा की जांच अभी जारी है। खबरें बता रही हैं कि टॉप अधिकारियों ने इस रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की है। रिपोर्ट के सुझावों पर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मंदिर परिसर के अंदर पुलिस बल की तैनाती बढ़ाने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन को सौंपी गई है। इसे सितंबर में होने वाली ट्रस्ट की बैठक में रखा जाएगा। चढ़ावा चोरी की जांच के लिए सीएम योगी के निर्देश पर 13 जून को एक एसआईटी बनी थी। 23 जून को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 25 जून को मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में चढ़ावा चोरी से जुड़ी याचिकाएं डाली गईं। जांच सीबीआई को सौंपने के अलावा दान के मैनेजमेंट से जुड़े अलग अलग टॉपिक्स के रिव्यू के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी बनाने का निर्देश दिया और आईजी किरण एस के नेतृत्व में ये एसआईटी बनी। पहली वाली एसआईटी राज्य सरकार को रिपोर्ट कर रही थी, जबकि नई एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में समय समय पर स्टेटस रिपोर्ट डालेगी। एसआईटी की इस रिपोर्ट में सिर्फ चोरी करने वाले 8 लोगों को ही आरोपी माना गया है। 8 ऑलरेडी जेल में हैं। उनके पास से कुल 79 लाख रुपए नकद और गाड़ियों सहित अन्य संपत्तियां जब्त की गई हैं।
जिस चुनावी सिस्टम पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और जिन चुनावी आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष ने लगातार निशाना साधा, वही सिस्टम और वही ज्ञानेश कुमार की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की है। लेकिन ट्रंप की तारीफ शायद कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आई। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने तंज भरे लहजे में ट्रंप को लिखा कि प्लीज़ ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अमेरिका ले जाइए और उनको वहीं रखिए, हम अगली अवेलेबल फ्लाइट से हमारी ईवीएम भी भेज देंगे। आपने हमारे लिए जो बेइज्जती और बदसलूकी दिखाई है उसके लिए हम कम से कम ये तो कर ही सकते हैं। कांग्रेस और विपक्ष की तो चुनाव आयुक्त से लंबे समय से ठनी है। राहुल गांधी कई दफ़े वोट चोरी के आरोप बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगा चुके हैं। लेकिन सवाल है कि ट्रंप को अचानक भारतीय चुनावी सिस्टम क्यों रास आ गया। ट्रंप ने खुद के सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर ज्ञानेश कुमार का जिक्र करते हुए अमेरिका में भी भारत की तर्ज पर चुनाव कराने की वकालत की, साथ ही भारत में वोट डालने के लिए वैलिड फोटो आईडी की अनिवार्यता का भी जिक्र किया। ट्रंप ने लिखा कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा था कि आप लोग अमेरिका में बिना वैलिड फोटो आईडी के चुनाव कैसे कराते हैं। भारत के पिछले चुनाव में 64 करोड़ 60 लाख वोटर थे, 1% से भी कम वोट मेल से डाले गए और हर किसी के पास वैध फोटो आईडी था। हमें तुरंत द सेव अमेरिका एक्ट पास करना चाहिए। यानी खेल है सेव अमेरिका एक्ट पास कराने का। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी कांग्रेस पर सेव अमेरिका एक्ट पास कराने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। सेव का मतलब है सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट। इसके तहत वोट डालने के लिए लोगों को पहचान पत्र और अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण देना होगा। यानी अमेरिकियों को वोटर के तौर पर रजिस्टर करते समय अमेरिकी नागरिकता साबित करनी होगी और वोट डालने से पहले वैलिड फोटो पहचान पत्र दिखाना भी अनिवार्य होगा। कानून अभी प्रस्तावित ही है। ट्रंप और उनके समर्थक इसके पक्ष में माहौल बना रहे हैं, जबकि विपक्षी डेमोक्रेट नेताओं और संगठनों का तर्क है कि इससे उन वोटरों के लिए वोट डालना मुश्किल होगा जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं होंगे। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।